हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप लोगों की तबीयत ठीक होगी, पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी क्योंकि मौसम भी अच्छा है। ठंडी में तो पढ़ाई होती है, कहा जो है खूब ढेर सारा खाना खा लीजिए, उसके बाद जो है रज़ाई में मूड़ी डाल के सो जाइए जो है। तो ऐसा आप लोगों को नहीं करना है फ्रेंड्स जो है। कम खाइए, स्टूडेंट का क्या लाइफ होता है, कम खाना जो है, कम सोना जो है, अल्पाहारी गृह त्यागी आप सुने हो ना, वो बताने की ज़रूरत तो है नहीं जो है। तो जो छात्र जीवन बड़ा दुखद होता है, केवल लोगों की निगाह में बहुत सुखमय होता है, ऐसा नहीं है। आप लोग कॉम्पिटिटर हैं, वो तो हाई स्कूल इंटर के बच्चे तो हैं नहीं। तो फ्रेंड्स, आप लोग मुझे पहचान गए होंगे, मैं पुजारी आर्य आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। और फ्रेंड्स, मैं आप सभी के लिए सोशियोलॉजी की क्लास यानी समाजशास्त्र विषय लेकर आता हूँ। आप सब जो यूजीसी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर, जीआईसी, जीडीसी, केवीएस, एनबीएच, यूपीएससी, यूपीपीएससी, यूपीपीजीटी, एमपी, दिल्ली, राजस्थान, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हरियाणा, आप किसी भी स्टेट से हो, कहीं से भी हो, अगर समाजशास्त्र विषय से यानी कि सोशियोलॉजी समझ जो है सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं, तो उस हर एक परीक्षा के हर एक एग्ज़ाम के लिए ये क्लास काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आप सभी के लिए। आप लोग ये गलतफ़हमी मत रहिए कि ये क्लास किसी एक विशेष परीक्षा या एग्ज़ाम के लिए है। मैं आप सभी को पूरा इन्फॉर्मेशन और इसलिए अच्छे से दे देता हूँ क्योंकि आप लोग जो भी यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, आपके पास डेट बहुत कम है। खासकर सोशियोलॉजी का एग्ज़ाम आप लोगों का 16 जनवरी को है। देखिए, जनवरी के नाम पे याद आ गया, आपका कल नया साल है जो है, यानी कि आज आपका 31 दिसंबर हो गया है ना, आपका आज 31 दिसंबर हो गया। इससे क्या है आपका, यानी कि दिसंबर 2024 को विदा करते हुए जनवरी 2025 प्रवेश कर रहा है आपके जीवन में। तो मैं आप सभी के लिए इस नए साल की यही शुभकामनाएं देता हूँ। आप लोगों का जो भी लक्ष्य हो, जो भी टारगेट हो, आप लोगों को वो लक्ष्य और टारगेट प्राप्त हो। इस नए साल में जो है आप सभी को अपने लक्ष्य को फोकस करते हुए, अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सिलेबस टू अकॉर्डिंग पढ़ाई करिए, ताकि 2025 में आप सभी को एक पॉजिटिव रिजल्ट मिल जाए। ठीक है, तो हमारे जितने भी दीदी, बहनी, भैया, भाभी, जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं, वो लोग 2025 में आप लोगों का जिसका भी परीक्षा है, जो फार्म डाले हैं, जिसका यूजीसी नेट जेआरएफ का है, असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्ज़ाम 16 फरवरी में लगा है। आप लोगों को पता है अप्रैल में यूपीपीजीटी का एग्ज़ाम लगा है। तो आप लोगों के पास समय तो एकदम नहीं है, इसलिए आप लोग 1 तारीख को यानी कि 1 जनवरी को नए साल में जो है एंजॉय करिए, खुशियाँ मनाइए, जो है पिक्चर वगैरह देखिए, नाचिए, कूदिए, डांस करिए, जो भी है डीजे बजाइए, एक दिन एंजॉय खूब कर लीजिए। लेकिन उसके बाद पढ़ाई में लग जाइए, उसमें कोई कोताही मत बरतिए क्योंकि आपके पास समय एकदम कम है, आपके परीक्षा सर पर है। ठीक है, मैं आपको बार बार कहता हूँ, आप लोग हमेशा अपने लक्ष्य और टारगेट को ध्यान में रखते हुए काम कीजिएगा और हो सके तो उस दिन भी पढ़ाई कर लीजिएगा। क्या बुराई है पढ़ाई करने में आज, क्योंकि अगर जानते हैं पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा तो पूरी ज़िंदगी खुशियाँ ही खुशियाँ रहेगी। नहीं तो ये नया साल गया, फिर अगला साल आएगा, फिर ये पुराना होगा, फिर ये नया होगा, ऐसे चलती रहेगी लाइफ और पता चला लाइफ कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। आप लोग इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आप सब जो भी पुराने हैं उनका तो एग्ज़ाम है परीक्षा, और 25 में आप सभी जो नए हैं वो भी ध्यान दें। आप लोगों का जीआईसी का और जीडीसी यानी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज और गवर्नमेंट इंटर कॉलेज का जो है फार्म संभवतः आने ही वाला है, 2025 में आएगा ही। ठीक है, तो आप लोग भी अच्छे से पढ़ाई में लग जाइए। ये नहीं कि फार्म आएगा तब पढ़ाई शुरू करेंगे, ऐसा नहीं, अभी से पढ़ाई शुरू कर दीजिए। आप लोग ध्यान में रखिएगा इस चीज़ को, नहीं तो फिर जानते हैं ना क्या होता है, वही है कहावत, का वर्षा जब किसी सुखानी। फिर क्या होगा, जब पता चला एग्ज़ाम सर पे आ गया, फार्म आ गया, एग्ज़ाम का डेट आ गया, पता चला तो यार हमने तो पढ़ाई नहीं किया, पढ़ाई की होते तो क्या बात है। तो फ्रेंड्स, इसलिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। तो आप लोगों के पास समय बहुत कम है। आप लोगों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई हमारे यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी की इस क्लास की तरफ से, सोशियोलॉजी बाई पुजारी यार की तरफ से। तो फ्रेंड्स, आप लोग जो है इस चैनल को जो है, जो नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग पुराने हैं चैनल को जो है शेयर कर दीजिए और एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों का एक लाइक जो है हमारी ताकत है। मैं बार बार कहता हूँ क्योंकि इससे मुझे पता लगता है कि आप लोग जो है क्लास को कितना पसंद कर रहे हैं। और क्लास में अगर कोई आप जो चीज़ ना समझ में आए तो कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताया करिए, हाँ, कि ये चीज़ नहीं समझ में आया तो मैं वहीं कमेंट करके बता दिया करूँगा। अगर फिर भी ना समझ में आए तो फिर भी कमेंट कर दीजिए करिए, फिर उस क्वेश्चन को मैं अगले क्लास में जो है शामिल कर लूँगा। और आपको क्लास मान लीजिए प्रश्नोत्तरी चाहिए तो भी बताइए, किसी टॉपिक पे चाहिए तो भी बताइए, आप लोग बेहिचक बताया करिए। तो क्योंकि आप लोग को मैं एज ए फ्रेंड्स मानता हूँ,
हूँ, चाहे जो लोग हों, इसमें से वो अलग बात है। कुछ लोग मेरी दीदी होंगी, कुछ बहनें होंगी जो मुझसे बड़े होंगे, दीदी होंगी, छोटी होंगी, बहनें होंगी, और कुछ लोग फैमिली लाइफ जी रहे होंगे तो भैया भाभी होंगे जो है, ठीक है, घर परिवार बच्चों में रह के। तो ऐसा नहीं है, मैं किसी के साथ उस तरह देखिए कभी भी ट्रीटमेंट नहीं करता कि जो है एज ए टीचर, एज ए फ्रेंड्स ही मैं आप लोगों को फ्रेंड्स बोलता भी हूँ कि फ्रेंड की तरह व्यवहार करता हूँ। कोई दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम हो सोशियोलॉजी से संबंधित, तो आप लोग जो है, मैंने आप सभी को अपना जो है वो टेलीग्राम लिंक दे रखा है, आपको व्हाट्सअप मोबाइल नंबर दे रखा है। अगर वहाँ यहाँ ना समझ में आए कमेंट करते, कोई दिक्कत हो तो व्हाट्सअप नंबर पे कमेंट कर दीजिए। बात तो नहीं हो पाएगी लेकिन कमेंट से आप लोगों से बात होगी अच्छे से, ठीक है, कमेंट से आप लोग, और नहीं तो यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे ही कमेंट करके आप अपनी प्रॉब्लम बता दिया करिए कैसे क्या है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के पास समय बहुत कम है, आइए जो है क्लास की शुरुआत करते हैं सोशियोलॉजी की, समाजशास्त्र की, क्योंकि समय को गंवाया समय उसको जो है कहाँ का नहीं छोड़ता है, तो इसलिए समय बहुत कम है। आइए देखते हैं आप लोगों का आज का प्रश्न उत्तर नंबर 1 क्या है, और इस नए साल में 2025 में आप लोग अपने लक्ष्य और टारगेट को प्राप्त करें। हमारी शुभकामनाएं आपको यही है, ठीक है। तो आप लोग हमें तो पहचान ही गए होंगे फ्रेंड्स, क्योंकि जो पुराने लोग हैं, नए लोग ना जानते हो तो जान लीजिए एक बार फिर। मैं पुजारी आर्य आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं, और इस नए साल की मैं आप सभी को अपने चैनल की तरफ से बधाई देता हूं। तो प्रश्न उत्तर नंबर 1 आप लोग ध्यान दीजिए, प्रश्न उत्तर नंबर 1 क्या कह रहा है, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 1 आपका कह रहा है फ्रेंड्स, ये प्रश्न नंबर 1, दक्षिण भारत में जन्मे पेरियार ईवी रामासामी नायकर जो एक समाजसेवी एवं समाज में व्याप्त कुरीतियों के विरोध में आजीवन संघर्षरत रहे, उनका पूर्तित्व कब मनाया जाता है। तो ये प्रश्न तो गलत होना ही नहीं चाहिए आप सबसे, क्योंकि देखिए ऑप्शन ए कह रहा है 24 दिसंबर, ऑप्शन बी कह रहा है 25 दिसंबर, ऑप्शन सी कह रहा है 26 दिसंबर, ऑप्शन डी कह रहा है 27 दिसंबर। क्योंकि आपका अभी 24, 25, 26, 27 दिसंबर बीत ही रहा है, वही माह ही चल रहा है। इससे माह जो है वर्ष को और इस माह को आप विदाई करके नए साल में एंट्री करने जा रहे हैं, प्रवेश करने जा रहे हैं। तो आप लोग जो थोड़ा भी करंट में होंगे, जो पत्रिका वगैरह न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते होंगे, तो आपको ऐसे प्रश्न गलत करेंगे ही नहीं। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। क्या ऑप्शन ए क्या है आप लोग ध्यान दीजिए, ये ऑप्शन आपका जो है ये 24 दिसंबर को इनकी पुण्यतिथि थी, आपका पेरियार ईवी रामासामी नायकर की। तो पेरियार ईवी रामासामी नायकर हैं, इनको बताने की जरूरत क्या है, आप लोग इनको तो बहुत अच्छी तरह जान रहे होंगे, क्योंकि इनका एक कथन है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कापी पेन लेके बैठे होंगे, क्योंकि ये भी कथन ऐसे पूछे जा सकते हैं परीक्षाओं में, ठीक है। ये कथन इनका है कि आप धार्मिक व्यक्ति से किसी भी तर्कसंगत विचार की उम्मीद नहीं कर सकते, वह लंबे समय से पानी में पत्थर मार रहा है। ये पेरियार ईवी रामासामी का कथन है, अर्थात इनकी अवधारणा है। यानी कि उस समय पेरियार अपने समय में जो समाज में आडंबर व्याप्त थे, धार्मिक कुरीतियाँ व्याप्त थी, या धार्मिक छुआछूत, भेदभाव, ऊंच नीच, जितने पखंडवाद थे उसके घोर विरोधी थे। इनके अनुसार समाज जो है एक समान होना चाहिए, ना तो कोई छोटा होना चाहिए, ना तो कोई बड़ा होना चाहिए। सही बात है, एक तरह देखा जाइए समाज में ना तो कोई छोटा है ना तो कोई बड़ा है, मानव एक समान है, ठीक है। ये तो सही है, तो इनके बारे में ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग जान रहे हैं पेरियार ईवी रामासामी के बारे में, क्योंकि ये पेरियार ईवी मतलब ईरोड वेंकट रामासामी नायकर हो गया, ठीक है, पेरियार आप लोग जाने गए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न आप क्या क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 2। फ्रेंड्स, इस क्लास को आप लोग मिस ना कीजिए, ज़रूर देखिए, क्योंकि ये क्लास काफ़ी आपका परीक्षा में सहयोगी साबित होगा, मैं बार बार कहता हूँ, ठीक है। कहीं ऐसा ना हो कि आप क्लास बाद में देखें एग्ज़ाम बाद और फिर आपको लगे अरे यहाँ से तो हमें काफ़ी परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं, देख लिए होते तो काफ़ी अच्छा हो गया होता, पेपर जो है सिलेक्शन के चांसेस बन जाते। तो ऐसे नौबत ना आने पाए, उसके पहले ही आप लोग क्लास देखा कीजिए, ठीक है, क्योंकि ये आपके फ़ायदे के लिए है, ये क्लास मैं आपके फ़ायदे के लिए ही लेकर आता हूँ। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 2 आपका क्या कह रहा है। ये प्रश्न उत्तर नंबर 2 नोट करते चलिए। ये कह रहा है कि समाजशास्त्र परिवर्तनशील समाज का अध्ययन करता है, इसलिए समाजशास्त्र के अध्ययन की ना तो कोई सीमा निर्धारित की जा सकती है और ना ही इसके विषय क्षेत्र को बिल्कुल स्पष्ट रूप से परिभाषित ही किया जा सकता है। तो कह रहा है उपरोक्त परिभाषा किसकी है, यानी उपरोक्त अवधारणा किसकी है, उपरोक्त कथन किसकी है कह सकता है, ठीक है। तो आप लोग बताइए। ऑप्शन ए डेस्कार्ट्स महोदय दिया है, ऑप्शन बी कह रहा है बेगेल महोदय दिया, ऑप्शन सी कह रहा एलेक्स इंकल्स महोदय दिया, ऑप्शन डी बोडीन महोदय दिया है। तो ये किसका कथन है आप लोग बताइए, कमेंट करके आप लोग जो है आंसर दीजिए भने भन। इसका ऐसे प्रश्नों का उत्तर आपका गलत होने नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, नोट करते चलिए क्या है ऑप्शन सी क्या है, देखिए एलेक्स
एंकेल्स महोदय। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग कापी के पेन लेके बैठे होंगे, नोट करते हुए चल रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि ये सब परीक्षा में पूछे जाने की संभावनाएं प्रश्न है। ठीक है, और फिर आपके ये जो अगले हो गए, आपके क्या नाम है इनका, डेस्कार्ट्स महोदय। ये आपके डेस्कार्ट्स महोदय, ऑप्शन ई। ये क्या कह रहे हैं, देखिए ये कहते हैं कि मृत्यु की तुलना एक घड़ी के यंत्र विन्यास के रुक जाने के साथ किया है इन्होंने, ऐसी चीज़ों की तुलना। ठीक है, तो ये भी आप नोट कर लीजिए, इनका जो है मृत्यु की तुलना एक घड़ी के यंत्र विन्यास के रुक जाने के साथ किया है, घड़ी से किया है मृत्यु की तुलना। तो ये अगर घड़ी से मृत्यु की तुलना के प्रश्न बन जाते हैं, आ जाते हैं, तो आप लोग मार दीजिएगा डेस्कार्ट्स तथा हाब्स या हाब्स महोदय, दोनों लोगों की बातें हैं। ठीक है, और ये आपके बेगेल महोदय क्या कहते हैं, ये जो आपके सोशियोलॉजिस्ट बेगेल महोदय, ये कहते हैं कि गणित के बिना तो मनुष्य पशु व जानवरों की भांति निवास करेगा। अगर जिसको गणित या मैथ नहीं आती, जोड़ घटाव गुणा भाग, तो मनुष्य क्या है, जो है पशु और जानवरों की भांति है, जानवरों की भी निवास करता है। ये बेगेल महोदय ध्यान देते हैं, तो आप लोग इस प्रश्न को ध्यान दीजिएगा, इनके कथन को, क्योंकि यह गणित के बिना मनुष्य पशु और जानवर के समान है। अगर कहीं पूछ लिया तो आप लोग जो है बेगेल महोदय को याद करके रखिएगा। ठीक है, और आपकी ये फिर कौन हो गए, बोडिन। ये बोडिन महोदय जो है, ये देखिए ऑप्शन डी, बोडिन महोदय। ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि इनकी जो अवधारणा है बोडिन महोदय की, ये कहते हैं कि जलवायु का प्रभाव मनुष्य की प्रकृति पर सर्वाधिक पड़ता है। जलवायु के बारे में बात कर रहे हैं, मानसून के बारे में, क्लाइमेट के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, ये कहते हैं जलवायु के बारे में बात करते हैं। कहते हैं कि ठंडी जलवायु हिंसात्मक होती है। ये बोडिन महोदय का अवधारणा है, इनका कहना है कि ठंडी जलवायु हिंसात्मक होती है, गर्म जलवायु अंधविश्वास आत्मक होती है, अंधविश्वासी होते हैं गर्म जलवायु को लोग। और ये समशीतोष्ण जलवायु के बारे में कहते हैं, ये बौद्धिक शक्ति को बढ़ाती है। ये आपके बोडिन महोदय का कथन था। तो उम्मीद करता हूँ प्रश्न नंबर 2 भी आप सभी के समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा फ्रेंड्स, आपका प्रश्न नंबर 3। ठीक है, ये प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। कह रहा कि निम्नलिखित में से यह कथन किसका है। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि निम्नलिखित में से यह कथन किसका है। क्या है, मानव प्राणी अपना सिर उन्मुख आकाश में जितना चाहे उठा ले, किंतु उसके पैर सदा ही धरती पर टिके रहेंगे और धूल को अवश्य ही धूल में आ मिलना होगा। ठीक है, तो ये कथन किसका है, तो आपका ऑप्शन ए रेटजल महोदय का कह रहा है, ऑप्शन बी कह रहा है हंडिकटन महोदय का, ऑप्शन सी कह रहा है ये शकल नहीं है जी, ये शकल कहाँ से आ गई, ये बकल महोदय है। ये ऑप्शन सी आप लोग नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन सी, ये शकल नहीं है, ये आप लोग नोट करिए, ये बकल महोदय है। ब काली है और का खाली है और ला खाली है। ठीक है, बकल महोदय। ये टाइप में मिस्टेक हो, आप लोग ध्यान दीजिएगा इतना, और छोटी छोटी गलतियाँ। तो ऑप्शन डी कह रहा आपका ये पैट्रिक सोरोकिन महोदय है। ठीक है, तो ये किसका कथन है, ध्यान दीजिए कथन क्या है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये कथन है, मानव प्राणी अपना सिर उन्मुख आकाश में जितना चाहे उठा ले, किंतु उसके पैर सदा ही धरती पर टिके रहेंगे और धूल को अवश्य ही धूल में आ मिलना होगा। ऐसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाने की संभावना बनी रहती है, इसलिए ऐसे प्रश्नों को आप लोग गलत ना करिएगा, जरूर ध्यान दिया करिए। तो इसका आंसर क्या है आप लोग बताइएगा, तो आप लोगों के अनुसार इसका जो है आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, रेटजल महोदय है। ठीक है, क्योंकि आप लोग पढ़ रहे हैं, मुझे पता है आप सभी को इसका आंसर पता है पहले से, रेटजल महोदय होगा, क्योंकि रेटजल महोदय का ही कथन है ये। और आपकी ये जो अगले ऑप्शन में क्या है, हंगिगटन। ठीक है, तो हंगिगटन महोदय ये जो आपके ये क्या कहते हैं, इनकी भी जो नोट करते चलिएगा आप लोग। ये हंगिगटन महोदय कहते हैं, इनकी जो एक पुस्तक है बहुत इम्पॉर्टेंट है, फेमस है, आप लोगों को पता होगा, सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट की बात करते हैं आपके हंगिगटन महोदय। ठीक है, और मैंने प्रेस्ज ऑफ सिविलाइजेशन एक है, दूसरा मैंने स्प्रेजिस ऑफ सिविलाइजेशन, ये दो बुक जो इनकी ये 2 बुक्स हैं, नोट कर लीजिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें ये सभ्यता की उत्पत्ति और विकास और विनाश की जलवायु के बारे में इस पुस्तक में अच्छे से बता रखा है इन्होंने, आपके हंगिगटन महोदय ने। ठीक है, और अगला ऑप्शन आपके बकल महोदय हैं। तो ये बकल महोदय जो आपको ये क्या कहते हैं, आपके ये बकल महोदय। ठीक है, ये कहते हैं कि जलवायु के बारे में बताते हैं कि जलवायु भूमि, भोजन व प्रकृति के समान प्रभाव है। ये इसके जो है
4 भौगोलिक कारक बता रखे हैं इन्होंने सभ्यता के विकास में सहायक के बारे में, ठीक है। वो 4 भौगोलिक कारक इन्होंने बता रखा है। वही कारक है आप लोग जान ही रहे, भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक सांस्कृतिक कारक है जो है बता रखे हैं, आप लोग नोट करके चलिएगा बकल महोदय। और आपके ये जो अगले हैं पैट्रिक शोकिन महोदय, ये पैट्रिक शोकिन महोदय ये क्या कहते हैं, ये जो है ये जैव विविधता यानी जैव संप्रदाय यानी बायोलॉजिकल स्कूल के बारे में ये बताते हैं। कहते हैं इसके बारे में 3 चीज़ें बताते हैं, 3 शाखाओं को उल्लेख कर रखा है। ये कहते हैं एक जैव सावयवी संप्रदाय, जो जैव सावयवी संप्रदाय क्या है, जो डार्विन के विचारों से प्रभावित हैं, ये जो है डार्विनवाद आप जान ही रहे ना, विकासवादी प्रजाति। और अगला ये कहते हैं प्रजातीयवाद के बारे में बताते हैं। अगला ये वंशा अनुक्रम संक्रमणवादी के बारे में इन्होंने बता रखा है। तो ये आपके पैट्रिक शोकिन महोदय थे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ प्रश्न नंबर 3 भी आपके समझ में आ गया होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न उत्तर नंबर 4 आपका क्या कह रहा है। तो फ्रेंड्स, कोई भी प्रश्न आपके समझ में ना आए तो 2025 आपका स्वागत कर रहा है। तो मैं भी आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। आप लोग जो है इस क्लास को देखा करिए, मिस ना करिए, और इस क्लास के एंजॉय के साथ देखिए, और जो है तैयारी आप अपनी अच्छी से करके एग्ज़ाम दीजिए। आप सभी को 2025 में एक पॉजिटिव रिजल्ट मिले। और आप लोग जो है मिठाई लेके मेरे पास आइए, कहिए सर हमारा रिजल्ट आ गया, ये मिठाई। तो उसमें जो शिक्षक की भूमिका में होती है ना, उसकी कितनी खुशियाँ होती है, जो ये आप जब हो सकता है शिक्षक बने तो ये भी इसका अनुभव कर सकें। मैं तो अभी यूट्यूब पे आप सभी का क्लास ले रहा हूँ तो मुझे इतनी खुशी होती है, ठीक है। तो आप लोग जो है शिक्षक के लिए, जो इसमें शिक्षक के लिए हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के यानी कि शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं, और कुछ लोग जो इसमें अन्य एग्जाम के होंगे जिसमें सोशियोलॉजी से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जब सिलेक्शन मिलता है ना दोस्तों, तो खुशियाँ कितनी होती है ना। आप लोगों के जब माँ बाप का सपनों का साकार होता है, या आपके जो बच्चे होंगे उनके सपनों का साकार होता है, जो फेमिलियर होंगे, तो उसमें क्या कहना जो है। फिर नात रिश्तेदारों के क्या नज़रिया हो जाता है, कितने अच्छे से वो पलटी मार जाते हैं। जो लोग आपको जिनकी निगाहें आपके प्रति अच्छी नहीं होती, जिनके विचार अच्छे नहीं होते, जब आप सिलेक्शन पा जाते हैं ना, तो उन्हीं के विचार जस्ट उल्टा हो जाता है। वो यही कहते हैं, अरे मैं तो जान रहा था कि आपको जो है एक ना एक दिन सिलेक्शन मिलना ही है, आपको एक दिन ना एक दिन सफलता मिलना ही है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, लेकिन आप लोग पढ़ाई करिए, अच्छे से करिए, क्योंकि समय से अगर सफलता मिल जाती है ना, तो जो है 4 चाँद लगा देता है। थोड़ा लेट मिलता है तो फिर आप जान ही रहे हैं, तो फिर उसका उतना मतलब नहीं रह जाता है, तो एक फिर वो लाइफ जीना हो जाता है। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान दीजिएगा। तो प्रश्न नंबर 4 आपका क्या कह रहा है, आइए देखते हैं प्रश्न उत्तर नंबर 4 फ्रेंड्स। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन पुस्तक का लेखक कौन है। ये पुस्तक है, ठीक है, ये पुस्तक है एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। ये पुस्तक का लेखक पूछ रहा है, इसका लेखक कौन है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ए कह रहा मनमोहन सिंह। बेचारे जो है मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह वही हैं ये, ठीक है, जो चले गए हैं। इनके बारे में आप लोगों को पता है होगा। ये अभी इनकी 26 दिसंबर को डेथ हुई है इनकी, ठीक है। और ये एक भारत के ऐसे प्रधानमंत्री थे जो वित्त मंत्री भी थे, आरबीआई के गवर्नर भी थे। इनके बारे में जान लीजिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह, ठीक है। और ये इनका इत्तेफाक देखिए, 26 सितंबर को इनका जन्म हुआ था, और 26 दिसंबर को ही इनकी मृत्यु हुई, यानी कि उसी डेट के आए उसी डेट के गए। ये जैसे अर्थशास्त्री ना एकदम गणितीय होता है ना, फिक्स होता है ना एक इधर एक अंक इधर ना एक अंक उधर। तो इधर देखिए जो है संयोग कहे या जो भी कहे, इनका डेथ भी उसी दिन जन्म हुआ, उसी दिन डेथ हुआ। आप लोग याद करके रखिएगा, 26 सितंबर को ये जन्मे थे और 26 दिसंबर को इनकी डेथ हुई है, ठीक है। यानी कि ये 98 साल के में शायद इनकी डेथ हुई, कि 92 साल दिया था, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि अभी ये लेटेस्ट का है। यहाँ से प्रश्न तो आप लोगों का आने वाले परीक्षाओं में बनेगा ही, ठीक है। तो आइए देखते हैं अगला विकल्प क्या है आपका इसका। ये एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन पुस्तक का लेखक कौन है। ऑप्शन बी कह रहा माल्थस महोदय, ऑप्शन सी कह रहा विल्सन महोदय, ऑप्शन डी कह रहा मार्शल महोदय। ये देखिए, ये भी सब अर्थशास्त्री हैं, इकोनॉमिक्स के, ठीक है। डॉक्टर मनमोहन सिंह भी अर्थशास्त्री थे, माल्थस भी अर्थशास्त्री हैं, विल्सन भी अर्थशास्त्री हैं, और प्रोफेसर मार्शल ये भी अर्थशास्त्री हैं। ऑप्शन डी सब जो है इसमें अर्थशास्त्री ही हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बताइएगा। एंड इससे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन पुस्तक का लेखक कौन है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ये माल्थस महोदय है। नोट करते हुए चलिएगा आप लोग,
ठीक है, ताकि आप लोगों का परीक्षा तक एक छोटा सा नोट्स तैयार हो जाए और आप लोग परीक्षा के पहले रिविज़न करके जाएँगे ना, तो आपको काफ़ी सहयोगी साबित होगा ये। ठीक है, तो ये माल्थस महोदय हो गए हैं। तो माल्थस महोदय के बारे में आप लोग जान ही रहे हैं। सन 1798 एन एस्से ऑन द प्रिंसिपल जो पॉपुलेशन, ये जो पुस्तक थी इनकी आई थी। ठीक है, इसमें इन्होंने क्या कहते हैं, अपने विचार जनसंख्या संबंधी अपने विचार प्रस्तुत किए थे, अपने विचार दिए थे और जनसंख्या के बारे में इन्होंने क्या बताया कि मानव जीवन मुख्यतः खाद्य सामग्री की पूर्ति पर आधारित है, ये कह रहे हैं माल्थस महोदय, और इसके बिना मनुष्य का जीवन असंभव है। खाद्य सामग्री, सही बात है। आदमी खाना तो उसको एक मूलभूत मौलिक आवश्यकता है ना, आप जान ही रहे, बिना तो अन्न जल के तो आदमी जिंदा रह ही नहीं सकता, ये माल्थस के है अनुसार। दूसरा बताते हैं कि जीवन जीने के लिए यौन संबंधी मूल प्रवृत्ति स्त्री पुरुष में दोनों में सार्वभौम है। ठीक है, तो जीवन जीने के लिए भाई स्त्री पुरुष का होना तो अनिवार्य है, इसमें तो आपको बताने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, इस समाज में बने रहने के लिए, समाज को चलाए रखने के लिए। ठीक है, अगला ये बताते हैं कि तीसरा नंबर की मूल प्रवृत्ति के कारण संतान का जो जन्म होता है, जो जन्म भाई जब स्त्री पुरुष मिलेंगे तो संतान का उत्पत्ति होगा, संतान का जन्म होगा। तो जन्म के बाद जो उसमें बाधाएं आती है, जो उसमें अनुपस्थित में किसी देश की जनसंख्या लगभग कहते हैं 25 वर्षों में दुगनी हो जाती है। मतलब माल्थस का जो जनसंख्या सिद्धांत है, जनसंख्या के बारे में बताते हैं, माल्थस कहते हैं, आपको पता ही होगा, ये जनसंख्या के बारे में कहते हैं, बताते हैं कि जो जनसंख्या जो वृद्धि होती है ना, वो ज्यामितीय रूप से होती है, जनसंख्या भी। तो ज्यामितीय रूप क्या होता है, और जो आपका जनसंख्या और जो खाद्यान्न की वृद्धि होती है ना, वो अंगणितीय रूप से होता है। तो ज्यामितीय रूप से जो होता है, ज्यामितीय रूप क्या होता है, जैसे जनसंख्या जो बढ़ेगा ना, एक होगा, एक के बाद क्या आएगा जानते हैं, एक के बाद दो आ जाएगा, एक के बाद दो आ जाएगा, दो के बाद आपका तीन नहीं आएगा, चार आ जाएगा, चार के बाद जो है पाँच नहीं आएगा आपका, चार के बाद आपका आठ आ जाएगा, आठ के बाद आपका जो है ये 16 आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इतना ध्यान दीजिए, 8 के बाद आपका 16 आ जाएगा। और गणितीय रूप में कैसे बढ़ता है, गणितीय रूप में, तो गणितीय रूप में जैसे आपका 1 + 2 + 3 आ जाएगा इस तरह, और +4 आएगा, +5 आएगा, इसको गणितीय रूप से। ज्यामितीय रूप से आप लोग समझे गए, तो जनसंख्या ज्यामितीय रूप से बढ़ता है, और जो आपका खाद्यान्न जो मूलभूत आवश्यकताओं पूरा करने दैनिक वस्तुएं होती हैं, खाद्य सामग्री होता है, वो गणितीय रूप से बढ़ता है। ये प्रश्न भी उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा। प्रश्न नंबर 4, आइए देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है। प्रश्न उत्तर नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 कह रहा है आपका, ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न उत्तर नंबर 5 कह रहा है, शिकागो संप्रदाय, ये शिकागो संप्रदाय की स्थापना किस समाजशास्त्री विद्वान द्वारा किया गया, यही ना कह रहा, शिकागो संप्रदाय की स्थापना किस समाजशास्त्री विद्वान द्वारा किया गया है, ये प्रश्न उत्तर नंबर 5 आपका कह रहा है। ठीक है, तो शिकागो संप्रदाय का जो है शिकागो स्कूल भी के नाम से जानते हैं, ये भी आपको पता है। ठीक है, जानते हैं कि नहीं जानते, आपको पता ही होगा ये। तो तो इसका ऑप्शन आपका क्या है, शिकागो संप्रदाय की स्थापना किस समाजशास्त्री विद्वान द्वारा किया गया, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, समरद द्वारा, ऑप्शन बी है राधा कमल मुखर्जी द्वारा, ऑप्शन सी है A.W. इस्माइल द्वारा, ऑप्शन डी नर्मदेश्वर प्रसाद द्वारा। ठीक है, यही कह रहा है ना, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो आपका ये जो शिकागो स्कूल के हैं, इसका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, ये आप सभी को पता है, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या है, आप लोग नोट करते हुए चलिएगा, A.W. इस्माइल महोदय जो है शिकागो संप्रदाय की स्थापना इन्होंने कर रखा है। ठीक है, A.W. इस्माइल महोदय। और आपके जो ये समनर महोदय हैं, तो समनर महोदय क्या कहते हैं इसके बारे में, आपका ऑप्शन ए है ना, समनर महोदय, ये नोट करते हुए चाहिए, ऑप्शन ए, ये समनर महोदय। ठीक है, ये क्या कहते हैं आपके समनर महोदय कि संस्था के उद्विकास के साथ किस विद्वान का नाम जोड़ा जा सकता है, तो ये संस्था के उद्विकास के साथ आपका समनर महोदय का नाम, ये देखिए मैं प्रश्न बना दिया, संस्था के उद्विकास के साथ किस विद्वान का नाम जोड़ा जा सकता है, तो ये आ सकता है ना ऑप्शन में समनर है, मैं जो है आपका पूछ लिया, समनर महोदय कह दिया, राधा कमल मुखर्जी महोदय कह दिया, मैकाबर ओमपेज महोदय कह दिया जो है, तो आप क्या बताएं, मैक्स वेबर कह दिया, तो किसको नाम देंगे, तो इसमें आपका समनर महोदय आ जाएंगे, संस्था के उद्विकास का नाम जुड़ा है समनर महोदय से। ठीक है,
ये बात करते हैं समनर महोदय। और अगला आपका कौन हो गए आपके ये राधा कमल मुखर्जी, ऑप्शन बी। तो ये क्या कहते हैं आपके राधा कमल मुखर्जी, इनकी जो है जो कथन है ये जेके इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन रिलेशन एंड सोशियोलॉजी की स्थापना इन्होंने कर रखा है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, जेके इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन रिलेशन एंड सोशियोलॉजी की स्थापना आपके राधा कमल मुखर्जी महोदय ने कर रखा है। ठीक है, ये आपकी और आपकी ये जो लास्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी, ये क्या है, ऑप्शन डी नर्मदेश्वर प्रसाद। ये जो है पटना विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विषय के अध्ययन की शुरुआत इन्होंने किया था आपके नर्मदेश्वर प्रसाद ने। ठीक है, नोट करके रखिए, पटना विश्वविद्यालय में यानी कि बिहार में जो समाजशास्त्र विषय का अध्ययन की शुरुआत इन्होंने ही कर रखा है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आप समझ गए होंगे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं आपका। तो फ्रेंड्स थोड़ा सभी के बारे में जानकारी ले लेने से क्या है ना, आपका जो है अगर वहाँ से प्रश्न आ गया तो प्रश्न गलत नहीं होगा, मेरा कहने का से यही है। तो आपका ये देखिए प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। प्रश्न उत्तर नंबर 6, ये प्रश्न नंबर 6 कह रहा है समाजशास्त्र की धर्म पुस्तक किसे कहते हैं। अच्छा, समाजशास्त्र की धर्म पुस्तक किसे कहते हैं। अच्छा, तो आपका ऑप्शन ए फोकवेज को कहते हैं। ये ऑप्शन ए कह रहा है कि समाजशास्त्र की धर्म पुस्तक किसे कहते हैं, तो धर्म पुस्तक ऑप्शन ए कह रहा फोकवेज को कहते हैं। ऑप्शन बी कह रहा एंथ्रोपोलॉजी को कहते हैं। ऑप्शन सी कह रहा फिलॉसफी को कहते हैं। ऑप्शन डी कह रहा खगोल शास्त्र को कहते हैं। तो इसका आंसर आप सभी को पता है, मुझे पता है, जो है धर्म की पुस्तक आपको ऑप्शन ए सही हो जाएगा, फोकवेज को कहते हैं। क्योंकि फोकवेज आप लोग जानते हैं लोकनीत शास्त्र जिसको या नीति शास्त्र कह सकते हैं, यही ना धर्म की पुस्तक। तो आइए अगला प्रश्न आपका देखते हैं क्या कह रहा, प्रश्न उत्तर नंबर 7 आपका। ये प्रश्न उत्तर नंबर 7 आपका क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। 7 नंबर कह रहा कि यह किसकी अवधारणा है कि, प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि यह किसकी अवधारणा है कि समाजशास्त्र मानव अंतः संबंधों के स्वरूपों का विज्ञान है। समाजशास्त्र मानव अंतः संबंधों के स्वरूपों का विज्ञान है। यह किसकी अवधारणा है, यह किसकी परिभाषा है, यह किसकी कथन है जो है। तो ऑप्शन ए कह रहा है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी कह रहा है पैट्रिक सोरोकिन, ऑप्शन सी कह रहा है जॉर्ज सिमेल, ऑप्शन डी कह रहा है सैडलर महोदय। तो इसका आंसर मेरे ख्याल से तो आप सभी को पता है। इसका आंसर आप लोग बताइए। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या है, जॉर्ज सिमेल महोदय। ठीक है, ये इन्हीं की जो है अवधारणा है कि समाजशास्त्र मानव अंतः संबंधों के स्वरूपों का विज्ञान है। ये नोट करते चलिएगा आप लोग। तो आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 8। ये प्रश्न नंबर 8 आपका जो कह रहा है, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है प्रश्न नंबर 8 आप सभी का। ये कह रहा है निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री विद्वान द्वारा कहा गया है कि समाजशास्त्र की विषय वस्तु में 4 तत्व सम्मिलित हैं। अच्छा, प्रश्न नंबर 8 नोट करते चलिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री विद्वान द्वारा कहा गया कि समाजशास्त्र की विषय वस्तु में 4 तत्व सम्मिलित हैं। तो ऑप्शन ए करा गिन्सबर्ग ने कहा है, ऑप्शन बी का इमाइल दुर्खीम ने, ऑप्शन सी करेंस महोदय हैं, ऑप्शन डी र्यूटर एवं हार्ट महोदय हैं। तो इसका प्रश्न नंबर 8 का आंसर आप लोग बताइएगा। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन ए नोट करते चलिए, गिन्सबर्ग महोदय। इसको गिन्सबर्ग को जो है जिन्सबर्ग भी कहा जाता है। ये जो है गा को जा भी लिखा जाए, क्योंकि जी लिखा रहता है ना, आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्योंकि समाजशास्त्र की विषय वस्तु में 4 तत्व सम्मिलित है। तो ये 4 तत्व आपको कौन कौन सम्मिलित हैं जो जिन्सबर्ग महोदय बता रहे हैं, आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। नंबर 1 जो बता रहे हैं ये 4 तत्व, नंबर 1 जिन्सबर्ग बता रहे हैं सामाजिक आकार की, ठीक है, और नंबर 2 बता रहे हैं सामाजिक नियंत्रण, और नंबर 3 ये बता रहे हैं सामाजिक प्रक्रियाएं, ठीक है, और नंबर 4 इन्होंने जो बता रखा है वो सामाजिक व्याधिकी, ठीक है, ये नंबर 4 बता रखा। तो इन सब के बारे में आप विस्तार से देख लीजिएगा, क्योंकि क्लास में मैं अगर सबका विस्तार करता हूँ तो फ्रेंड मुझे लगता है कि काफ़ी समय
हो जाएगा क्लास में, ठीक है। तो क्वेश्चन छूटने का चांस रहेगा। तो आप लोग जानते हैं ना, सामाजिक आकारिकी को स्कूल मॉर्फोलॉजी कहते हैं, नोट कर लीजिएगा। और सामाजिक नियंत्रण को सोशल कंट्रोल कहते हैं, और सामाजिक प्रक्रियाएं को सोशल प्रोग्रेसेस कहते हैं। और चौथा सामाजिक व्यापकी यानी सोशल पैथोलॉजी कहते हैं। तो आप लोग इसमें जो है ना देख लीजिएगा, जान जाएंगे, क्योंकि मैं हिंदी इंग्लिश दोनों बता दिया आपका, ये जो है। और आपके जो अगले ऑप्शन हैं क्या है, ये इमाइल दुर्खिम महोदय, ये आपके इमाइल दुर्खिम महोदय, इनको नोट कर लीजिएगा। इमाइल दुर्खिम महोदय ये इस विषय को बारे में 3 भागों में इसको बांट रखा है इन्होंने। ये कहते हैं कि ये आपके इमाइल दुर्खिम तीन क्या थोड़ा सा, अब देखिए इमाइल दुर्खिम महोदय, ये ध्यान दीजिएगा, इमाइल दुर्खिम महोदय जो विषय को 3 भागों में बांट रखा है इन्होंने, 3 भागों में। 3 भाग क्या इन्होंने बता रखा है, ये कहते हैं नंबर 1 सामाजिक आकारिकी, ये वही सोशल मॉर्फोलॉजी बताते हैं। और दूसरा ये बताते हैं आपके एक जो है दूसरा क्या बताते हैं, सामाजिक शरीर शास्त्र के माने सोशल सामाजिक शरीर शास्त्र, सोशल फिजियोलॉजी बताते हैं, ठीक है। और तीसरा बताएं सामान्य समाजशास्त्र यानी जनरल सोशियोलॉजी इन्होंने बता रखा आपके इमाइल दुर्खिम महोदय, ठीक है। और ये जो आपके हैं क्रेन्स महोदय, ये नोट कर लीजिएगा, आपका जो सी है ऑप्शन सी है क्रेन्स महोदय। ये क्या कहते हैं आपके क्रेन्स महोदय, ये कहते हैं कि समाजशास्त्र की जो विषय वस्तु के बारे में 6 भागों में इसको बांट रखा है इन्होंने। इसको कितने भागों में, 6 भागों में बांट रखा है, ठीक है आपके ये। तो 6 भाग ये क्या क्या बताते हैं आप लोग नोट करते रहिए, क्योंकि ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। ये बताते हैं नंबर 1 कहते हैं मानवीय क्रियाएं यानी कि ह्यूमन एक्शन। और दूसरा कहते हैं सामाजिक संगठन यानी सोशल ऑर्गेनाइजेशन। और तीसरा ये बताते हैं सामाजिक संस्थाएं सोशल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। और चौथा बताते हैं सामाजिक नियंत्रण सोशल कंट्रोल। और पांचवा बताते हैं सामाजिक परिवर्तन यानी सोशल चेंज। और छठा ये बताते हैं सामाजिक संहिताएं सोशल कोड्स। तो उम्मीद करता हूँ ये 6 आप लोग जो है नोट कर लिए होंगे, ठीक है। अगर छूट जा रहा हो तो क्लास जो है मैं बाद में दोबारा देख के नोट कर लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है, इसलिए मैं कह रहा हूँ, ठीक है। और आपका ऑप्शन डी जो हो ये हो गया, ऑप्शन डी ये क्या है, ड्यूटर एवं हार्ट महोदय, ठीक है। ये सब सोशियोलॉजिस्ट हैं, समाजशास्त्री, ध्यान दीजिएगा। इन्होंने जो है सामाजिक क्या बताते हैं, कहते हैं ये इनके अनुसार जो है सामाजिक विरासत की बात करते हैं, नहीं सोशल हेरिटेज को, सामाजिक विरासत ना सोशल हेरिटेज हो ना, कहते हैं हेरिटेज जोन यानी ऐतिहासिक जोन हो गया, ठीक है, इसके बारे में कहते हैं। और बताते हैं, कहते हैं कि अगला की जो सामाजिक ये हेरिटेज के बारे में, और उसके बताते हैं, और अगला जो बताते हैं कहते हैं व्यक्तित्व एवं उसका विकास यानी कि पर्सनालिटी एंड हिज डेवलपमेंट की बात करते हैं आपके ड्यूटर और हार्ट महोदय। और कहते हैं सामाजिक प्रक्रिया यानी सोशल प्रोसेस इसके थ्रू होता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपके समझ में आ गया होगा, ये नोट करते रखिएगा। ये आपके ड्यूटर एवं हार्ट महोदय सामाजिक विरासत यानी कि सोशल हेरिटेज, और बताते हैं व्यक्तित्व एवं उसके विकास के बारे में, पर्सनालिटी एंड दिस हिज डेवलपमेंट के सामाजिक प्रक्रियाएं सोशल प्रोग्रेस के बारे में बताते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ प्रश्न नंबर 8 भी आप समझ गए होंगे। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9 आपका क्या कह रहा है। 9 नंबर प्रश्न कह रहा आप सभी का ये कि समाज व्यक्तियों का एक संकलन मात्र है जिसकी रचना आपसी अंतरक्रियाओं के आधार होती है, ठीक है, यही कह रहा। तो उपरोक्त कथन किसका है, ये भी देखिए ना, ये कह रहा कि समाज व्यक्तियों का एक संकलन मात्र है जिसकी रचना आपसी अंतरक्रियाओं के आधार होती है। तो ये किसका कथन है, ऑप्शन ए कह रहा ये एफ्टानीज यानी फरीना टानीज महोदय है। आपका ऑप्शन बी जॉर्ज सिमेल महोदय, ऑप्शन सी एलेक्स एंकल्स महोदय, ऑप्शन डी किंग्सले डेविस महोदय हो गए, ठीक है। प्रश्न उत्तर नंबर 9। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइएगा। तो इसका आंसर जो है ना, ये किसका कथन है, क्या कह रहे हैं, समाज व्यक्तियों का एक संकलन मात्र है जिसकी रचना आपसी अंतरक्रियाओं के आधार होती है। तो ये कथन आपका ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आप लोग नोट करते चलिए, ऑप्शन बी क्या है इसका, जॉर्ज सिमेल महोदय, ये इसका आंसर, ये कथन जॉर्ज सिमेल महोदय का है, जो कह रखा है इसकी समाज व्यक्तियों का एक संकलन मात्र जिसकी रचना आपसी अंतरक्रियाओं के आधार पर होती है, ठीक है। तो इस आधार पर इन्होंने बता रखा है। तो अगला
जो ये हैं आपके टानीज महोदय, ये ऑप्शन ए टानीज महोदय, इनको भी आप लोग ध्यान दीजिए। टानीज महोदय का कहना ये जर्मन समाजशास्त्रीय परिषद के संस्थापक पिता माने जाते हैं। ये नोट करके रखिएगा, ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो है एफ टानीज महोदय जो है जर्मन समाजशास्त्री के जो संस्थापक पिता हैं, इसको कौन है पूछ सकता है ना। जर्मन समाजशास्त्री परिषद के संस्थापक पिता किसे माना जाता है, तो ऑप्शन दे देगा। तो आप जान ही रहे हैं 4 राइटर उसमें रहेंगे, थिंकर, तो उसमें एक टानीज महोदय रहेंगे, तो टानीज महोदय है, आप लोग इसको नोट करते चलिएगा, ठीक है। जो यही आपके क्या कहते हैं, टानीज महोदय शुद्धता और शुद्ध या सैद्धांतिक समाज की बात करते हैं, समाजशास्त्र की जो प्योर आप क्या कहते हैं, प्योर थ्योरेटिकल सोशियोलॉजी जिसको बोलते हैं, ये बात करते हैं। और व्यवहारिक समाजशास्त्र यानी अप्लाइड सोशियोलॉजी की बात करते हैं, और अनुभवपरक समाजशास्त्र यानी कि इम्प्रेशियल सोशियोलॉजी की बात करते हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को, ठीक है, क्योंकि ये शुद्ध समाजशास्त्र यानी प्योर सोशियोलॉजी तथा व्यवहारिक समाजशास्त्र अप्लाइड सोशियोलॉजी की बात सर्वप्रथम टानीज महोदय ने ही कर रखा है, जबकि प्योर सोशियोलॉजी जो होता है सन 1903 तथा अप्लाइड सोशियोलॉजी सन 1906 में किया है इन्होंने अपनी पुस्तकें, यानी वार्ड की पुस्तक में ये मिलता है, ठीक है। तो आप लोग जो टानीज महोदय की ये आप देख ही लिए, और इसके बारे में इन्होंने समुदाय समाज के बारे में और समतामूलक समाज के बारे में इन्होंने बता रखा है, ठीक है। और अगले ऑप्शन आपके कौन है, ये ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन सी एलेक्स एंकल्स महोदय। तो इसको तभी आपने देख लिया जो है, लेकिन ये समाजशास्त्र के को जो है 3 भागों में इन्होंने भी विभाजित कर रखा है। आपका एक ऐतिहासिक समझता यानी हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी, और अगला ये जो है अनुभव आश्रित समाजशास्त्र यानी इम्पीरियल सोशियोलॉजी की बात करते हैं, और अगला विश्लेषणात्मक समाजशास्त्र, ठीक है, यानी एनीथेटिकल सोशियोलॉजी की बात करते हैं आपके, ठीक है। और आपके जो ये किंग्सले डेविस महोदय हैं, इनको भी ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। किंग्सले डेविस महोदय का आप लोग एक सोशियोलॉजिस्ट के बारे में देखते चलेंगे ना फ्रेंड। यहाँ अगर तो आपका एग्जाम में प्रश्न यहाँ से बन रहा, तो आप जब क्लास परीक्षा में फ़ोन में जाएंगे तो प्रश्न सामने आएगा, तो आपको याद हो जाएगा, अरे ये क्लास में तो सर ने ये बता रखा था, ठीक है। तो किंग्सले डेविस जो किस चीज़ की बात करते हैं, ये ह्यूमन सोसाइटी जो सन 1936 में इनकी जो है पुस्तक आई थी, उसी में उन्होंने बता रखा ह्यूमन सोसाइटी 1936 में समाजशास्त्र की विषय वस्तु के बारे में, जिसको इन्होंने जो है 5 भागों में बांट रखा है। किंग्सले डेविस महोदय कितने भागों में, 5 भागों में बांट रखा है। तो पहला नोट कर लीजिएगा आप लोग, 5 भाग क्या बता रखे हैं, 5 भाग ये इनका, ये किंग्सले डेविस महोदय का है, ठीक है। 5 भाग ये कहते हैं, एक सामाजिक संरचना, दूसरा कहते हैं सामाजिक कार्य, तीसरा कहते हैं सामाजिक अंतःक्रिया, और चौथा कहते हैं व्यक्ति और उसका समाज, और 5वां अंतिम आखिरी कहते हैं सामाजिक परिवर्तन। क्या, सामाजिक परिवर्तन। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न भी आपके समझ में आ गया होगा। प्रश्न उत्तर नंबर 9। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर, अगला प्रश्न देखते हैं क्या प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है, प्रश्न उत्तर नंबर 10। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ क्लास आप लोगों को कैसा लग रहा है, किस प्रकार लग रहा है क्लास। आप लोग बोरिंग तो नहीं हो रहे हैं, लेकिन बोरिंग क्या होना है यार, आप सबका तो एग्ज़ाम है, आप लोग ध्यान से मन लगा के पढ़ना ही है। इस समय तो सब कुछ छोड़ के पढ़ाई पे ही ध्यान दे दीजिए, खासकर यूजीसी नेट जेआरएफ वाले बच्चे जो है हमारे हैं, है ना, और ये असिस्टेंट प्रोफेसर वाले और पीजीटी वाले, आपके पास तो समय एकदम नहीं है, खासकर यूपी पीजीटी वाले, ठीक है। और बाकी हर स्टेट के जो एग्ज़ाम है फॉर्म डालें, आप जान ही रहे हैं, बताएंगे जरूरत है नहीं, बताएंगे तो क्लास थोड़ा खींच जाएगा, लंबा हो जाएगा। तो आइए प्रश्न नंबर 10 देखते हैं आप सभी का, ठीक है, क्योंकि जो लोग फॉर्म डालें आप लोग जानिए। प्रश्न नंबर 10 पे ध्यान दीजिए, निम्नलिखित में से किसकी अवधारणा है कि समाजशास्त्र उद्विकास के जटिल स्वरूपों का अध्ययन करता है। क्या कह रहा है प्रश्न नंबर 10 कि समाजशास्त्र उस विकास के जटिल स्वरूपों का अध्ययन करता है। तो ऑप्शन ए करा कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी करा लेविस हेनरी मॉर्गन, ऑप्शन सी करा इमाइल दुर्खीम, ऑप्शन डी करा हर्बर्ट स्पेंसर महोदय, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइएगा भने भन। प्रश्न उत्तर नंबर 10 का आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ये नोट करते चलिएगा। ऑप्शन डी क्या है, हर्बर्ट स्पेंसर महोदय। ये हर्बर्ट स्पेंसर महोदय की अवधारणा है कि समाजशास्त्र उद्विकास के जटिल स्वरूपों का अध्ययन करता है। क्या, समाजशास्त्र उद्विकास के जटिल स्वरूपों का अध्ययन करता है, इसके जो है ये हर्बर्ट स्पेंसर महोदय की जो है अवधारणा है। आप लोग नोट करके रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है।
और अगला जो आपके ऑप्शन है क्या है, ये अगले ऑप्शन में ये स्पेंसर महोदय ना, अल्बर्ट स्पेंसर महोदय समाज के उद्विकास को इन्होंने 4 चरणों में बांट रखा है। ये देखिए 4 चरण, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान दीजिए। अल्बर्ट स्पेंसर महोदय जो है विकास के 4 चरणों में जो बांट रखे हैं, ये पूछा जाता है प्रश्न, इसको नोट कर लीजिएगा। ये कहते हैं पहला, शिकारी या कंदमूल फल एकत्र करने की अवस्था वाले समाज, यानी कि शिकारी समाज कह सकते हैं आप, ठीक है। और दूसरा बताते हैं पशुचारण अवस्था वाले समाज। पशुचारण अवस्था वाले मतलब जो है जान ही रहे हैं ना, जो पशु वगैरह को चराते थे उस समय, जो है उस समय की बात कर रहे हैं। और तीसरा ये बताते हैं कृषक अवस्था, ठीक है, यानी एग्रीकल्चर वाले स्टेज वाले, ठीक है। और चौथा बताते हैं औद्योगिक यानी इंडस्ट्रियल स्टेज वाले, औद्योगिक अवस्था वाले समाज। तो ये आपके इन्होंने बता रखा है, ठीक है। आप लोग इसको ध्यान दीजिए। अब बाकी शिकारी समाज के बारे में जो आप जान ही रहे हैं, और बताने की ज़रूरत है नहीं। और जो आपके अगले ये हो गए आपके, और अगले ऑप्शन में कौन है आपका, कार्ल मार्क्स महोदय है। ऑप्शन ए क्या है, ये कार्ल मार्क्स महोदय, इनको तो आप लोग बहुत अच्छे से जान रहे हैं। कार्ल मार्क्स महोदय जो है ये संघर्षवादी और क्रांति की बात हमेशा करते रहते हैं ना। कार्ल मार्क्स के ने समाज के विकास को 5 स्तरों में बता रखा, 5 स्तरों में इन्होंने समाज को बांट रखा है कार्ल मार्क्स। और कार्ल मार्क्स के जो एक फ्रेंड्स है ना, उनका नाम जान ही रहे होंगे, फ्रेडरिक एंजल्स महोदय था। नोट करके रखिएगा, ये भी इस प्रश्न सिंपल जो है कभी भी पूछा जा सकता है, तो सिंपल प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये कार्ल मार्क्स महोदय हैं, तो इन्होंने समाज के विकास के 5 स्तर को बता रखा है। तो आदिम साम्यवादी समाज की बात करते हैं। आदिम साम्यवादी समाज जिसको ये वर्गविहीन समाज बोलते हैं, कार्ल मार्क्स जिसको वर्गविहीन समाज कहते हैं। और दूसरा कहते हैं दासत्व समाज, जिसको ये जो है सर्वप्रथम वर्ग का अस्तित्व के बारे में कहते हैं, जिसमें दासत्व समाज में क्या होता है, मालिक और दास की बात करते हैं, ये ठीक है कार्ल मार्क्स। और सामंतवादी अगला बताते हैं, तीसरा जो समाज बताते हैं सामंतवादी, जिसमें सामंत और कृषि की बात करनी, कृषि दास की बात करते हैं, खेतिहर मजदूर की बात करते हैं, ठीक है, ये सामंतवादी समाज में। और अगला ये पूंजीवादी समाज की बात करते हैं, जो है सर्वहारा, जिसमें पूंजीवादी समाज में आपके बुर्जुआ यानी पूंजीवादी समाज को, जो पूंजीवादी लोग हैं उनको बुर्जुआ वर्ग कहते हैं, और जो मजदूर वर्ग है इसको ये कार्ल मार्क्स सर्वहारा वर्ग के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये जो उत्पादन की को ध्यान में रखते हुए कार्ल मार्क्स हर चीज़ की बातें करते हैं। और अगले ऑप्शन आपके कौन हो गए, ये ऑप्शन भी लेविस हेनरी मॉर्गन। तो इनकी क्या है अवधारणा, ये भी जान लीजिए। ये एक मानव शास्त्री रहे हैं, ये 1881 तक रहे हैं, आपके अमेरिकी मानव समाज जो है शास्त्री रहे हैं। कौन, आपके लेविस हेनरी मॉर्गन, ये अमेरिकी मानव शास्त्री है। पूछा जा सकता है कि ये जो लेविस हेनरी मॉर्गन कहाँ के मानव शास्त्री, तो अमेरिकी मानव शास्त्री हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा। जो इनकी पुस्तक एक है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो सिस्टम ऑफ क्या है, सिस्टम ऑफ कॉन्सजेनिटी एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ द ह्यूमन फैमिली। ये मॉर्गन महोदय है, जो परिवार से के विकास के बारे में इसी पुस्तक में इन्होंने बता रखा है, ठीक है। तो इस पुस्तक में इन्होंने 5 प्रकार के स्तर के बारे में, 5 प्रकार के परिवार के स्तर के बारे में बता रखा है। आपके लुई जो है लेविस हेनरी मॉर्गन यानी लुई हेनरी मॉर्गन महोदय ने कौन कौन से परिवार बता रखा है, समरक्त परिवार की बात ये करते हैं, ठीक है, जो है समरक्त परिवार यानी कॉन्सेशंस फैमिली की बात। समरक्त परिवार में ये क्या कहते हैं कि ये आदिम साम्यवाद अवस्था थी। समरक्त परिवार में कहते हैं ये अवस्था जो थी समरक्त परिवार की, आदिम साम्यवाद की अवस्था थी। इसमें परिवार का जो ना तो कोई चिन्ह था और ना तो कोई जो है इनका व्यक्तिगत रूप से संबंध होता था। ये आपस में जो ही संबंध स्थापित करते थे, जब यानी कि आप कह सकते हैं उस समय आदिमानव था, जो आदमी मनुष्य जो था आदिमानव के रूप में रहता था, उसको कोई नाते रिश्तेदारी का ज्ञान नहीं था, नाते रिश्तेदारी को वो कुछ नहीं रहता था, वो भाई बहन के भी भेद नहीं करता था, उसमें भी आपसी संबंध स्थापित होते थे, ठीक है। समरक्त परिवार की बात है आपकी, जो कहते हैं लेविस हेनरी मॉर्गन महोदय। और अगला इन्हें बताते हैं समूह परिवार, ठीक है, यानी कि समूह परिवार की बात करते हैं इन्होंने, पेनुलियन फैमिली की बात। इसमें बताते हैं एक समूह में एक संबंध के एक साथ परिवार रहते थे, ठीक, एक समूह में एक साथ एक संबंधित लोग रहते थे, ठीक है, इसी में बता रहे हैं ये आपको। अगला ये बताते हैं, ये सब इम्पोर्टेंट है, नोट करते चलिएगा आप लोग, ऐसा ना सोचिएगा अलग पढ़ाई करिएगा। लेविस हेनरी मॉर्गन के ये हैं। ये सेंडेशियन परिवार के बारे में आगे बात करते हैं, सेंडेशियन फैमिली के बारे में बात करते हैं। इस अवस्था की बारे में ये बताते हैं कि विवाह इस समय जो सेंडेशियन
फैमिली जो आपकी थी, वो कहते हैं इस अवस्था में जो विवाह था वो एक स्त्री से होता था, लेकिन वो व्यक्ति जो परिवार के अनविवाहित स्त्रियों से भी संबंध स्थापित कर सकता था या संबंध स्थापित करता था सिंडेशियन परिवार में। ठीक है, उसका विवाह तो एक स्त्री होता था रहता था, लेकिन अन्य विवाहित स्त्रियों के साथ वो संबंध स्थापित कर सकता था। इसको सिंडेशियन परिवार कहते हैं आपके जो है हेनरी मॉर्गन महोदय। अगला ये बताते हैं पितृसत्ता आत्मक परिवार। पितृसत्ता आत्मक परिवार में ये क्या कहते हैं, इसमें असमानता आधारित परिवार के बारे में कहते हैं। पितृसत्ता आत्मक जो है सब परिवार के बारे में बताते हैं ये, या असमानता आधारित परिवार है जिसमें पुरुष का महत्व अधिक होता है। ये लुई हेनरी मॉर्गन आपके बताते हैं, इसमें पुरुष का महत्व अधिक होता जो है, जो महिला होती है उसका महत्व बहुत कम महत्व होता है। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला जो ये बताते हैं लुई हेनरी मॉर्गन, ये कहते हैं कि जो एक विवाहित परिवार आपका है, ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिए, जो एक विवाहित परिवार है यह समानता पर आधारित होता है, और ये पुरुष जो होता है, एक पुरुष का विवाह एक महिला से होता है। ठीक है, ये कब की बात कर रहे हैं, ये सन 1955 के इर्द गिर्द की बात कर रहे हैं। ठीक है, इस समय जब आता है, अब तो आप जान ही रहे हैं भारतीय संविधान आपका है, इसमें एक विवाहित परिवार के ही महत्व दिया जाता है, क्योंकि ये 1955 अधिनियम में एक कानून बना दिया गया है भारतीय संविधान का, आप एक विवाह ही कर सकते हैं, एक स्त्री से विवाह ही कर सकते हैं। ठीक है, तो ये उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे आप लोग। अगले ऑप्शन में आपके इमाइल दुर्खिम महोदय हैं, ये आपका ऑप्शन सी इमाइल दुर्खिम महोदय जो आपके हैं। इमाइल दुर्खिम महोदय जो आपके हैं, ये श्रम विभाजन सिद्धांत को यानी थ्योरी ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर की बात करते हैं। आप लोग इनको अच्छे से पढ़े हैं, क्योंकि ये आपके सिलेबस में है, सभी के सिलेबस में, चाहे यूजीसी नेट, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर आपका और पीजीटी जो है, और हर स्टेट के सिलेबस में है। ठीक है, जो ये सामाजिक एकता की बात करते हैं, यानी कि सोशल जो सॉलिडेरिटी की बात करते हैं, कौन आपके ये इमाइल दुर्खिम महोदय। ठीक है, और ये पूर्व औद्योगिक समाज की बात करते हैं, यानी प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी की बात करते हैं, और यांत्रिक समाज की बात करते हैं। ठीक है, ये आपके और ये समाज, ये कहते हैं समाज में यांत्रिक एकता पाई जाती है, जिसमें व्यक्तियों और प्रथाओं परंपराओं से जुड़ा रहता है, उसमें सामूहिक चेतना पाई जाती है। ठीक है, इसी के महत्व पे आपके बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं आपके कौन, इमाइल दुर्खिम महोदय। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये भी आप समझ गए होंगे। ये कहते हैं व्यक्ति द्वारा किया गया अपराध समूह समाज के विरुद्ध किया गया अपराध माना जाता है। ये दमनात्मक कानून की बात करते हैं आपके, यानी कि रिप्रेसिव लॉ की बात करते हैं। ठीक है आपका, और अगला जो बताते हैं औद्योगिक समाज, इंडस्ट्रियल समाज, इसमें सावयवी समाज, असावयवी समाज की बात करते हैं। ये आप जान ही रहे हैं अच्छे से, तो यहाँ बहुत विस्तार से बताने का मतलब है कि पूरी क्लास बहुत खींच जाएगी। इमाइल दुर्खिम बहुत एक लंबा चैप्टर, इन पे तो एक क्लास ही पूरी हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड, तो आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 11, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न उत्तर नंबर 11। तो थोड़ा अब हम लोग तेज चलते हैं, नहीं तो काफ़ी समय हो जाएगा, तो प्रश्न आपका छूट जाएगा संभवतः। तो ये कह रहा है आपका प्रश्न नंबर 11, आपका ध्यान दीजिएगा। अब सब प्रश्न उत्तर नंबर 11 क्या कह रहा है कि निम्न में से सभ्यतागत परिप्रेक्ष्य का एक अच्छा उदाहरण कौन है। ये सभ्यतागत परिप्रेक्ष्य का एक अच्छा उदाहरण कौन है, प्रश्न 11 कह रहा है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए कह रहा है, क्या कह रहा है, मुस्लिम भारतीय सभ्यता के आवश्यक अंग। ये ऑप्शन ए कह रहा है मुस्लिम भारतीय सभ्यता के आवश्यक अंग। ऑप्शन बी कह रहा है जनजाति भारतीय सभ्यता के अभिन्न अंग। ऑप्शन सी कह रहा है जातीय भारतीय सभ्यता के अभिन्न अंग। ऑप्शन डी कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो सभ्यतागत परिप्रेक्ष्य का एक अच्छा उदाहरण कौन है, तो इसका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न को। ये प्रश्न आपका यूपीजीआईसी 2017 में पूछा जा चुका है। ठीक है, आप लोग ऐसे प्रश्न जो है ना, देखिए यूपीजीआईसी में पूछा जा चुका है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। और अगला प्रश्न आपका देखते हैं क्या है। आइए थोड़ा तेज़ी से चलते हैं फ्रेंड्स आप सबके लिए, क्योंकि ताकि प्रश्न कोई छूटने ना पाए। ठीक है, ये प्रश्न नंबर 12 आपका कह रहा है, क्या कह रहा है प्रश्न नंबर 12, इनमें से कौन एक प्रभुजात की विशेषता नहीं है। ध्यान दीजिएगा, विशेषता मत मार दीजिएगा। कह रहा है इनमें से कौन एक प्रभुजात की विशेषता नहीं है। तो आपका ऑप्शन ए करा आर्थिक प्रभुत्व, ऑप्शन बी करा सांस्कृतिक प्रभुत्व, ऑप्शन सी करा उच्च सांस्कृतिक परिस्थिति, ऑप्शन डी कह रहा अधिक अच्छी शैक्षिक परिस्थिति। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा।
क्योंकि ऑप्शन डी है ना, ये देखिए आपका अधिक अच्छी जो है शैक्षिक परिस्थिति, ये प्रभु जात की विशेषता आपका नहीं होगा। ठीक है, आप नोट करके रखिएगा। बाकी आपका जो ए बी आर्थिक प्रभुत्व, ऑप्शन बी सांस्कृतिक प्रभुत्व, ऑप्शन सी उच्च सांस्कृतिक परिस्थिति, ये जो है प्रभु जात की विशेषता में आता है। ठीक है, तो क्योंकि ये प्रभु जात की जो विशेषता बताया गया है, ये कौन कौन सी विशेषता नोट कर लीजिएगा। ये जो है आपका आर्थिक प्रभुत्व, सांस्कृतिक प्रभुत्व, संख्यात्मक प्रभुत्व, बड़े अंश या भूमि स्वामित्व, आर्थिक राजनीतिक शक्ति, आप देखिए इसमें आर्थिक दिया ही, जातीय जो है संस्करण में उच्च स्थान और उच्च सांस्कृतिक परिस्थिति। जो है आप लोग कमेंट करके बताइएगा प्रभु जात की बातें कौन करता है, प्रभु जात की स्थिति के बारे में कौन थिंकर है, कौन से राइटर हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग इसका आंसर गलत नहीं करेंगे, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देंगे। ठीक है, प्रभु जात की बातें कौन करता है, प्रभु जात के बारे में थोड़ा सा आप लोग बताइएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 13 आपका, प्रश्न उत्तर नंबर 13 आपका कह रहा अनुष्ठान प्रदूषण के मुख्य आधार हैं। ये प्रश्न नंबर 13 नोट कर लीजिए, कह रहा कि अनुष्ठान प्रदूषण के मुख्य आधार हैं। तो क्या है, ऑप्शन ए जन्म एवं विवाह, ऑप्शन बी शारीरिक उत्सर्जन, ऑप्शन सी मृत्यु, ऑप्शन डी जन्म, शारीरिक उत्सर्जन एवं मृत्यु। यही न कह रहा है प्रश्न नंबर 13 आपका। आप लोग ध्यान दीजिएगा, सो मत जाइएगा। ठीक है, जो है ऐसा नहीं है, आप लोग बोरिंग तो नहीं हो रहे, बोरिंग मत होइएगा जो है। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग है ना पानी रखे रहिए, अगर नींद आए हल्का हल्का पानी पीते रहिए, जो है आप पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि एग्जाम सर पे है आपका। अगर रिजल्ट पाना है तो ये नहीं कि ठंडी में लाओ मूड़ी डाल के सो जाए, नहीं, जो है आप लोग जगते रहिए। थोड़ा जो है दरवाजा कमरे में चले जाइए, दरवाज़ा खिड़की बंद करके आराम से क्लास देखिए, आराम से पढ़िए। ठीक है, तो आप लोग इस चीज़ को, क्योंकि धूप नहीं निकल रही है ना, तो धूप नहीं निकल रही है तो थोड़ा सा हवा चल रहा है, हवा से आप लोग अंदर ही रह के पढ़ाई करिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं। और धूप है भी तो थोड़ा कम होती है। ठीक है, हो सकता है कहीं कहीं धूप हो आप लोग के यहाँ, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न आपका UPGIC 2017 में भी पूछा जा चुका है, ये प्रश्न नंबर 13। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा आप लोग, ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न के अनुसार। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 14 आपका ये क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन से समाजशास्त्री ने जात का विस्तृत अध्ययन किया है। ये प्रश्न 14 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से समाजशास्त्री ने जात का विस्तृत अध्ययन किया है। तो आपका ऑप्शन ए है RK मुखर्जी। ठीक है, यानी RK मुखर्जी, राधा कृष्ण मुखर्जी हो गया। ऑप्शन बी GH घुरिये यानी गोविंद सदाशिव घुरिये हो गया। ऑप्शन सी कह रहा KM कपाड़िया। ठीक है, ऑप्शन डी कह रहा AR देसाई, अच्छालाल रमणलाल देसाई। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइएगा प्रश्न नंबर 14 का। तो ऐसे प्रश्न का आंसर गलत तो आप लोग करिए कीजिएगा मत, क्योंकि ये प्रश्न सब पूछे जा चुके हैं। ठीक है, परीक्षा में, और इसमें कुछ प्रश्न हैं जो पूछे जाने की संभावना है। मैं हर तरह का प्रश्न लेकर आता हूँ जो परीक्षा में अधिक से अधिक बार पूछे जा रहे हैं और जो परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग ध्यान दीजिए। तो इसका आंसर आपका गोविंद सदाशिव घुरिये हो जाएंगे। तो कौन है इसका आंसर, ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या है, ये GH घुरिये यानी कि गोविंद सदाशिव घुरिये। ठीक है, नोट करते हुए आप लोग चलिएगा। आइए, ये गोविंद सदाशिव घुरिये ही हैं जो ये जात के विस्तृत अध्ययन के बारे में बातें करते हैं। आइए अगला प्रश्न देखें फ्रेंड्स, इनके बारे में विस्तार से घुसेंगे तो प्रश्न छूट जाएगा। ठीक है, लेकिन आप लोग जो है ये प्रश्न सिंपल प्रश्न है, जो मुझे लगेगा कि ये प्रश्न थोड़ा टिपिकल है, बताना है तो मैं उसको विस्तार कर दूंगा। आप लोगों को ध्यान दीजिएगा, इस चीज़ को टेंशन मत लीजिएगा। आपका सब प्रश्न मैं ऐसा बताऊंगा आप सभी के समझ में आता चलेगा। तो आपका प्रश्न नंबर 15 क्या कह रहा है, ये प्रश्न उत्तर नंबर 15 ध्यान दीजिए। ये 15 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, पारंपरिक जजमानी व्यवस्था में भुगतान का प्रारूप सेवा अर्पित करने वाले व्यक्तियों को दिया जाता था। तो क्या दिया जाता था, ऑप्शन ए करा नगद भुगतान, ऑप्शन बी करा अन्य राशि का भुगतान, ऑप्शन सी करा नगद और वस्तुएं दोनों, ऑप्शन डी करा ना तो नगद ना ही वस्तुएं। ठीक है, प्रश्न आप ध्यान दीजिए। पारंपरिक जजमानी व्यवस्था में भुगतान का प्रारूप सेवा अर्पित करने वाले व्यक्तियों को दिया जाता था। मतलब जो जजमानी व्यवस्था थी, जो सेवा करता था वो
इसके बदले सेवा के बदले जो भुगतान करता था किस रूप में करता था, नगद भुगतान करता था कह रहा है कि अन्य राशि मतलब अनाज पानी दिया जाता था केवल, कि कह रहा नगद और वस्तु यानी नगद भी पैसा भी दिया जाता था, वस्तु अनाज पानी भी दिया जाता था। ऑप्शन डी कह रहा ना तो नगद दिया जाता था ना तो वस्तु दिया जाता। तो इसका आंसर, अब आप लोग तो गलत नहीं करेंगे ना, आप लोग जो कन्फ्यूजन होगा दूर हो गया होगा तो मारी देंगे सही। तो इसका आंसर देखिए आप तो बता ही दिए, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नगद और वस्तुएं दोनों दिया जाता था। ठीक है, जजमानी व्यवस्था में तो आज भी चल रहा है, जहाँ जजमानी चल रही होगी आप लोग जान ही रहे हैं ना। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। आइए आप लोगों का अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16 आपका क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न उत्तर नंबर 16 आप लोगों का कह रहा है, ये प्रश्न नंबर 16 कह रहा है कि निम्नांकित में से किसने जाति के उद्भव के विषय में लिखा है। क्या लिखा है कि भारत में जाति इंडो आर्यन संस्कृत के ब्राह्मण पुरोहितों की संतान है, जिसका पालन पोषण गंगा और यमुना के मैदान में हुआ। ठीक है, तो ये किसने कहा है जात के विषय में, आप लोग बताइए ये क्या है। देखिए यहाँ से देखिएगा, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यहीं से कथन कि भारत में जात इंडो आर्यन संस्कृत के ब्राह्मण पुरोहितों की संतान है, जिसका पालन पोषण गंगा और यमुना के मैदान में हुआ। तो ऑप्शन ए आर देसाई महोदय कह रहे हैं, कह रहा ऑप्शन ए। बी कह रहा जी.एच. हट्टन महोदय कह रहे हैं। ऑप्शन सी कह रहा जी.एस. घुरिये महोदय कह रहे हैं। ऑप्शन डी कह रहा एम.एन. श्रीनिवासन महोदय कह रहे हैं। तो इसका आंसर गलत होने नहीं चाहिए ऐसे प्रश्नों को उत्तर, क्योंकि ये प्रश्न ऐसे बार बार पूछे जा चुके हैं ऑप्शन। ठीक है, तो ये आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, जी.एस. घुरिये महोदय। ठीक है, नोट करते हुए चलिएगा, ऑप्शन सी जी.एस. घुरिये महोदय। जी.एस. घुरिये महोदय के बारे में आप लोग अच्छे जानते हैं, क्योंकि ये जात के उद्भव एवं विकास के विषय में इन्होंने लिखा है यही कि भारत में जाति इंडो आर्यन संस्कृति के ब्राह्मण पुरोहितों की संतान है, जिसका पालन पोषण गंगा और यमुना के मैदान में हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका क्या है फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 17 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि निम्नांकित में किसने बहिष्कृत जात पद का प्रयोग अपनी पुस्तक में अनुसूचित जातियों हेतु ब्रिटिश कालीन भारत में किया। अच्छा, प्रश्न नंबर 17 है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा निम्नांकित में किसने बहिष्कृत जात पद की बात कर रहा प्रयोग की कि अपनी पुस्तक में अनुसूचित जातियों हेतु ब्रिटिश कालीन भारत, ये ब्रिटिश कालीन भारत की बात कर रहा किया। तो ऑप्शन ए करा जी.एस. घुरिये, ऑप्शन बी करा एस.एच. रिच जले महोदय, ऑप्शन सी करा जी.एस. हट्टन, ऑप्शन डी करा एम.एन. श्रीनिवासन महोदय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइएगा। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी है, जी.एच. हट्टन महोदय हैं, जो बहिष्कृत जात पद का प्रयोग करके अपनी पुस्तक में अनुसूचित जातियों हेतु और ब्रिटिश कालीन भारत के बारे में बताते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी ये हो गया, आप लोग नोट करके रखिएगा। ऑप्शन सी देखिए आप लोग, मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन दूर रहे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या आप लोगों का, प्रश्न नंबर 18 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। ये प्रश्न नंबर 18 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है किसने सामाजिक स्त्रीकरण को उच्चतर और निम्नतर सामाजिक इकाइयों में क्षैतिज विभाजन कहा है। ठीक है, प्रश्न नंबर क्या कह रहा है, किसने सामाजिक स्त्रीकरण को उच्चतर और निम्नतर सामाजिक इकाइयों में क्षैतिज विभाजन का कहा है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए पैट्रिक शोकिन है, ऑप्शन बी रेमंड मूरे महोदय, ऑप्शन सी एफ लूमले, ऑप्शन डी मेयर महोदय हो गए। तो प्रश्न नंबर 18 का आंसर आप लोग दीजिएगा। थोड़ा तेजी से चल रहे हैं फ्रेंड, ताकि जो है आप लोगों का पूरा हो जाए, क्वेश्चन छूटने ना पाए। ठीक है, तो ये 18 नंबर प्रश्न का आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या है ये आंसर, रेमंड मूरे महोदय ने ये कहा है। आप लोग जो है नोट करते हुए चलिएगा, कापी पेन लेके बैठे ही होंगे आप लोग, एक छोटा सा नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि ये काफ़ी एग्जाम के समय महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान करेगा आप लोग। ठीक है, आप लोगों का। तो प्रश्न नंबर 19 क्या कह रहा है, आइए ध्यान दीजिए। प्रश्न नंबर 19 ये कह रहा प्रभु जात नहीं के रूप में प्रभु जात की अवधारणा की व्यवस्थित रूप से आलोचना किसने प्रस्तुत की। ठीक है, ये प्रश्न नंबर 19 है आपका। ये ध्यान दीजिए कि प्रभु जात क्या कह रहा है, प्रभु व्यक्ति जात नहीं के रूप में प्रभु जात की अवधारणा की व्यवस्थित रूप से आलोचना किसने प्रस्तुत की। तो आपका ऑप्शन ए करा बी आर चौहान, ऑप्शन बी करा टी के उमन, ऑप्शन सी करा एस सी दुबे, ऑप्शन डी करा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप लोग फटाफट दीजिए। तो इसका आंसर आपका श्यामाचरण दुबे महोदय हो जाएंगे। तो श्यामाचरण दुबे महोदय कौन है, ऑप्शन सी है, देखिए ना, यही ना ऑप्शन सी, श्यामाचरण दुबे महोदय हो गए। ये आप लोग को जो है इतने दिनों से पढ़ाई कर रहे हैं,
तो मुझे तो नहीं लगता कि ये जो शॉर्टकट फॉर्म में एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जैसे एस.सी. दुबे हो गए, बी.आर. चौहान हो गए, टी.के. उम्मेन हो गए, इन सब का फुल फॉर्म नाम का नहीं मालूम होगा। तो अगर नहीं मालूम हो आप लोग इसको याद करके रखिएगा, ठीक है? ताकि जब एग्ज़ाम में परीक्षा भवन में जाएँगे तो कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा, अगर आप सबका पूरा नाम जानते रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग इस चीज़ को विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। ऐसा नहीं कि आप लोग अगर ये प्रश्न उत्तरी सॉल्व कर रहे हैं सॉल्व पेपर, तो उसमें शॉर्टकट है तो वहाँ कन्फ्यूजन होगा, आप लोग पूरा नाम देख लीजिएगा, ठीक है? और अगर कन्फ्यूज़ हो जो है आप लोग कमेंट करके बताइए, तो जो है पुजारी आर्य सर तो जिंदाबाद ही हैं बताने के लिए, ठीक है? तो ये प्रश्न जो आपका है ये 19 नंबर देखिए यूपी डाइट में 2012 के यूपी डाइट में पूछा जा चुका है, ठीक है? ये प्रभुजात वाली। तो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 20 आपका क्या कह रहा है? 20 नंबर प्रश्न आपका ध्यान दीजिएगा। 20 नंबर प्रश्न कह रहा कि भारत के जौनासार बावर की खस जनजात में किस प्रकार के विवाह की पद्धति प्रचलित है? ठीक है, ये भारत के जौनासार बावर की खस जनजात में किस प्रकार के विवाह की पद्धति प्रचलित है? जौनासार बावर की खस जनजात की बात कर रहा, तो आपका ऑप्शन ए करा एकल विवाह, ठीक है? ऑप्शन बी करा बहुल विवाह, ऑप्शन सी करा बहुपति विवाह, ऑप्शन डी करा बहुपत्नी विवाह। तो ये प्रश्न इतनी बार पूछा जा चुका है, ठीक है? इसका आंसर आप लोग गलत कर ही नहीं सकते, मुझे अच्छे से पता है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ये बहुपत विवाह की बात करते हैं, ठीक है? यहाँ आप लोग नोट करके रखिएगा, ये जौनासार के जो है जो बावर की खस जनजात है वहाँ बहुपत विवाह की प्रथा पाई जाती है। बहुपत विवाह जान रहे हैं ना, बहुपति एक पत्नी की कई पत्नियाँ हों, ठीक है? बहुपत विवाह तो उसी को कहा जाता है, ठीक है? क्योंकि और ये जो है आपका जो बहुपति विवाह एक ये इस तरह माना जाता है कि मतलब भातृत्व मतलब एक पत्नी रहती है, उसके जितने भाई रहते हैं उससे सभी लोगों का संबंध स्थापित करते हैं, ठीक है? इसी को जो है कई के अब भ्रातृत्विक बहुपत विवाह भी कहते हैं, ठीक है? क्योंकि ये विवाह जो है खस और टोडा कोटा नायर जनजातियों में पाया जाता है। किस किस जनजात में पाया जाता है नोट करके रखिएगा। खस जनजात है, टोडा जनजात है, कोटा जनजात है, नायर जनजातियों में पाया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स? आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 21। ये कह रहा है रेंडियर वर्ग की अवधारणा किसने दी है? कौन सा वर्ग की अवधारणा? रेंडियर वर्ग की अवधारणा किसने दी है? ये प्रश्न नंबर 21 कह रहा है, ठीक है? तो आपका ऑप्शन ए मार्क्स महोदय कह रहा है, ऑप्शन बी वेवलन, ऑप्शन सी स्पेंसर, ऑप्शन डी परेटो महोदय कह रहा है। तो इसका आंसर आप लोग बताइएगा, फटाफट कमेंट करिए जो है 21 नंबर का आंसर। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। कौन है डी? ऑप्शन विल्फ्रेड परेटो महोदय, ऑप्शन डी, ठीक है? इन्होंने रेंडियर की अवधारणा दे रखा है, ठीक है? रेंडियर वर्ग की अवधारणा आपका इन्होंने दे रखा है आपको परेटो महोदय ने, ठीक है? अगला प्रश्न आइए देखते हैं आपका क्या होगा। प्रश्न नंबर 22 आपका क्या कह रहा? 22 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने जाति एक बंद वर्ग है के रूप में वर्णित किया है? जात एक बंद वर्ग के बारे में कौन बात करता है? प्रश्न नंबर 22 नोट करते चलिएगा। आपका ऑप्शन ए करा राधा कमल मुखर्जी महोदय, जात को एक बंद वर्ग कहते हैं। ऑप्शन बी करा ध्रुवजट प्रसाद मुखर्जी, ऑप्शन सी करा धीरेन्द्र नाथ मजूमदार, ऑप्शन डी करा अक्षयलाल रमणलाल देसाई। देखिए यहाँ मैंने पूरा क्वेश्चन जो है सबका फुल नाम लिख रखा है, ठीक है? जो शॉर्टकट नाम नहीं है। प्रश्न नंबर 22 का तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी है धीरेन्द्र नाथ यानी DN मजूमदार ने ये जात को एक बंद वर्ग कह रखा है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, आप लोग नोट करते हुए चलिएगा, ठीक है? तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर 23 आपका क्या कह रहा है? प्रश्न उत्तर नंबर 23 ये नोट करिए। प्रश्न नंबर 23 सामाजिक स्थिरीकरण का आधार किसे माना जाता है? प्रश्न नंबर 23 कह रहा है कि सामाजिक स्थिरीकरण का आधार किसे माना जाता है, ठीक है? तो ऑप्शन ए वर्ण कह रहा, ऑप्शन बी जात कह रहा, ऑप्शन सी शक्ति कह रहा, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी कह रहा। इस तरह का फ्रेंच प्रश्न जो होता है आपका PGT के एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं जो है, और आपका असिस्टेंट प्रोफेसर और ये UGC नेट JRF में कम पूछे जाते हैं ऑनलाइन। ये PGT का प्रश्न है, इस तरह ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है? आप लोग ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर ये 23 है ना, तो इसमें जो है आपका ऑप्शन डी हो जाएगा उपर्युक्त सभी। सामाजिक स्थिरीकरण का जो आधार है वर्ण जाति शक्ति सभी आ जाता है। तो इसका आंसर आप लोग ऑप्शन डी नोट करके चलिएगा, ये उपर्युक्त सभी है।
और आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं ऐसे प्रश्न को तो जो आपके सामने आते ही आप लोग खटाखट आंसर मारते चलेंगे, मुझे पता है, ठीक है। तो अगला प्रश्न देखते हैं क्या आप लोगों का, प्रश्न नंबर 24। ये प्रश्न नंबर 24 आपका क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। ये कह रहा है कि जात एक प्रजातीय सिद्धांत है, किसने दिया है? जात एक प्रजातीय सिद्धांत है, किसने दे रखा है? तो आपका ऑप्शन है जी एस घुरिये, ऑप्शन बी डी एन मजूमदार, ऑप्शन सी हर्बर्ट रीजले, ऑप्शन डी जी एस हट्टन महोदय, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइएगा, प्रश्न नंबर 24 का आंसर, क्योंकि ये प्रश्न आपका पीजीटी 2016 में देखिए पूछा जा चुका है, ठीक है। तो ये आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, आपका हर्बर्ट रीजले महोदय है। ऑप्शन सी क्या है, हर्बर्ट रीजले महोदय है। आप लोग नोट करते हुए चलिएगा प्रश्न का। तो ये है क्योंकि जात एक प्रजातीय सिद्धांत के प्रतिपादक हर्बर्ट रीजले को ही माना जाता है, और इस सिद्धांत के अनुसार ये कहते हैं संस्कृतियों के संघर्ष तथा प्रजातियों के संपर्क से भारत में जात का निर्माण की प्रक्रिया संभव हुई है। जब दो समूह एक ही प्रजाति तथा एक ही रंग आदि के होते हैं तो इनमें जो है पूर्ण सम्मिश्रण होता है, ठीक है, हो जाता है, कहते हैं पूर्ण सम्मिश्रण हो जाता है, और ले तो इसमें अलग रंग अलग प्रजाति के होते हैं, ये बेमेल हो जाते हैं। ये आपकी किसकी अवधारणा, हर्बर्ट रीजले महोदय की अवधारणा है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 25 नंबर प्रश्न आपका क्या कह रहा है, ठीक है। ये प्रश्न कह रहा है कि भारत में समन्वित जनजातीय विकास परियोजना आरंभ की गई। प्रश्न नंबर 25 कह रहा है, क्या कह रहा है कि भारत में समन्वित जनजातीय विकास परियोजना आरंभ की गई, कब की गई? ये प्रश्नवाचक लगा है ना, देखिए कब की गई। तो आपका कह रहा है सन 1975 में, ऑप्शन बी कह रहा है सन 1980 में, सी कह रहा है 1978 में, डी कह रहा है 1987 में। तो इसका आंसर आप लोग बताइए। तो आपको याद करने वाली चीज़ है जो 25 नंबर प्रश्न है, अगर याद नहीं करेंगे तो ये तो फिर सही करना मुश्किल हो जाएगा कि भारत में समन्वित जनजातीय विकास परियोजना वर्ष 1980 में आरंभ की गई थी, ठीक है। तो वर्ष 1980 आपका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, नोट करते चलिए ऑप्शन बी, ठीक है। ये देखिए मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं क्या आपका, प्रश्न नंबर 26 यानी 26 नंबर प्रश्न है आपका, क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 26 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी मातृवंशीय जनजाति है? तो मातृवंशीय जनजाति कौन सी है? ऑप्शन ए खरिया जनजाति पूछा, ऑप्शन बी टोडा, ऑप्शन सी खासी, ऑप्शन डी संथाल जनजाति। तो 26 का आंसर बताइए फटाफट, कौन सी जनजाति है जो कि मातृवंशीय? ये प्रश्न देखिए कितनी बार पूछा जा चुका है, ठीक है। राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर 2018 में पूछा है, दिल्ली पीजीटी 2014 में पूछा है, यूपी पीजीटी के 2011 में भी, 2013 में भी पूछा जा चुका है, ठीक है। तो आप लोग ऐसे प्रश्न गलत मत करिएगा, ठीक है, कि आपका ये जो प्रश्न कर रहा है ना कि जनजातियों में कौन सी मातृवंशीय जनजाति है, तो इसका जो खासी जनजाति है वो मातृवंशीय जनजाति है, ये खासी नोट करते हुए आप लोग नोट करते हुए चलिएगा अच्छे से, ठीक है, ये खासी जनजाति, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है आपका, प्रश्न नंबर 27 क्या कह रहा है, 27 कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत में कौन सा सांस्कृतिक विविधता का सूचक नहीं है? ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत में कौन सा सांस्कृतिक विविधता का सूचक नहीं है, ध्यान दीजिएगा, हाँ मत मार दीजिएगा। ऑप्शन ए प्रजाति, ऑप्शन बी जाति, ऑप्शन सी वर्ग, ऑप्शन डी धर्म। तो इसका आंसर आपका किसी का गलत नहीं होना चाहिए, ऐसे प्रश्नों को उत्तर। तो ये पीजीटी 2013 में यूपी पीजीटी के पूछा जा चुका है, बिहार में भी पूछा जा चुका है, ठीक है, और एमपी के भी पीजीटी में पूछा जा चुका है, ठीक है, ये प्रश्न आपका। तो जो आपका वर्ग हो जाएगा ऑप्शन सी, ये सही आंसर नोट करते चलिए, ऑप्शन सी ये वर्ग हो जाएगा। वर्ग क्या हो जाएगा आपका, बाकी ये जो आपका 3 है प्रजाति जाति धर्म, ये जो सांस्कृतिक विविधता में शामिल है, बाकी ऑप्शन सी वर्ग नहीं शामिल है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, प्रश्न नंबर 28 आपका क्या कह रहा है, प्रश्न उत्तर नंबर 28 ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विभेदीकरण का उदाहरण है, ना कि सामाजिक अस्त्रीकरण का उदाहरण है, ठीक है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विभेदीकरण का उदाहरण है, ना कि सामाजिक अस्त्रीकरण का उदाहरण है। तो आपका ऑप्शन ए वर्ग, ऑप्शन बी लिंग, ऑप्शन सी भूस्वामी, ऑप्शन डी शक्ति। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 28 का, आप लोग बताइए फटाफट। तो ऑप्शन बी जो लिंग है ये उदाहरण है इसका, ठीक है, ऑप्शन बी लिंग नोट करते हुए चलिएगा, क्योंकि आपका लिंग कद आयु प्रजाति आदि सामाजिक विविधीकरण के उदाहरण हैं, आप जान ही रहे हैं। जबकि सामाजिक अस्थिकरण उच्चतम एवं निम्नता का जो क्रम पर आधारित होता है, ठीक है, सामाजिक अस्थिकरण जो होता है वो उच्चतर पे और निम्नता पर आधारित होता है, और बाकी ये जो सामाजिक विविधीकरण है ये लिंग कद काथी आयु पर जात पर आधारित होता है, आप लोग जान ही रहे हैं, इसको बहुत विस्तार करने की ज़रूरत नहीं है।
फ्रेंड्स। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29। ये क्या कह रहा है? 29 प्रश्न नंबर ये कह रहा है, यूनेस्को अध्ययन समूह के अनुसार निम्नलिखित में से किस आधार पर प्रजातियों को वर्गीकृत किया जा सकता है? ठीक है, यूनेस्को के अध्ययन समूह के अनुसार, ये यूनेस्को की है, यूनेस्को क्या है आप लोग जानिए ना, बताएं, जो होता है नहीं, और किस आधार पर प्रजातियों का वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 29 का आंसर गलत नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, यूनेस्को अध्ययन समूह के अनुसार निम्नलिखित में से किस आधार पर प्रजातियों को वर्गीकृत किया जा सकता है? तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए प्रजाति की शुद्धता कह रहा है, ऑप्शन बी कह रहा है शारीरिक विशेषताएं, ऑप्शन सी कह रहा है बौद्धिकहीनता, ऑप्शन डी कह रहा है बौद्धिक उच्चता। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आप लोग फटाफट इसका आंसर मारिए ऑप्शन बी और नोट करते हुए चलिए। ठीक है, क्योंकि ये सब इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी 2011 यूपीपीजीटी के में पूछा जा चुका है ये प्रश्न, और सीएमपी में भी पूछा जा चुका है। ठीक है, सीएमपी सॉरी फ्रेंड, एमपी में है जो है। ठीक है, पूछा जा चुका है ये मध्य प्रदेश की पीजीटी में, क्योंकि यूनेस्को जो एक अध्ययन समूह है, इसके अनुसार शारीरिक विशेषताओं के आधार पर प्रजातियों का वर्गीकरण किया जाता है। ठीक है, ना कि प्रजाति की शुद्धता पर, बौद्धिकहीनता और ना कि बौद्धिक उच्चता पर, ये शारीरिक विशेषताओं पर किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या आप लोगों का, प्रश्न नंबर 30 क्या कह रहा है? प्रश्न उत्तर नंबर 30, ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न नंबर 30 कह रहा है, टोडा जनजाति का अध्ययन किसने किया है? ये आपका टोडा जनजाति का अध्ययन किसने किया है? 30 कह रहा, तो आपका रिवर्स महोदय कह रहा, ऑप्शन बी कह रहा राय बर्मन महोदय, ऑप्शन कह रहा एलपी विद्यार्थी महोदय, ऑप्शन डी कह रहा इसके कनौजिया महोदय। ठीक है, तो ये प्रश्न नंबर 30 का आंसर बताइए। तो रिवर्स महोदय ने इसका अध्ययन कर रखा है, आप लोग नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट करते हुए चलिए आप लोग। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, प्रश्न नंबर 31 आपका क्या कह रहा है? 31 आपका कह रहा प्रश्न, व्यवस्था के रूप में जाति एक बहुत अच्छी व्यवस्था है। ठीक है, 31 कह रहा व्यवस्था के रूप में जाति एक बहुत अच्छी व्यवस्था है, पर जब वह जातिवाद के रूप में परिवर्तित हो जाती है तब वह बहुत हानिकारक हो जाती है। ये सही बात है 100%। तो इसका या क्या होगा? मैंने आपको इंडिकेटर इशारा कर ही दिया क्या सही होगा। तो ऑप्शन ए कह रहा पूर्णतः गलत है, ऑप्शन बी कह रहा पूर्णतः सत्य है, ऑप्शन सी कह रहा अंशतः सही है, ऑप्शन डी कह रहा उपयुक्त कोई नहीं सही है। ठीक है, तो 31 का आंसर, ऐसे प्रश्न कॉमन सेंस का अगर आप गलत कर दिए तो परीक्षा से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, मैं पहले बता दे रहा हूँ। तो इसका आंसर आपका पूर्णतः सत्य है, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ठीक है, क्योंकि आप कहते हैं ना जातिवादी